हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल गणेश कर्मा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम 11वीं क्लास के पॉलिटिकल साइंस के तीसरे अध्याय को देखेंगे, जिसका नाम है चुनाव और प्रतिनिधित्व। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे चुनाव और प्रतिनिधित्व होता क्या है। जैसे कि हम जानते हैं, भारत एक लोकतांत्रिक देश में है और लोकतांत्रिक देश की एक विशेषता ये होती है, इस शासन व्यवस्था की विशेषता ये होता है कि वहाँ पर निश्चित समय पर चुनाव कराना बहुत ही जरूरी होता है, ताकि देश में तानाशाही ना फैले और देश की शासन व्यवस्था है वो सुचारू रूप से कार्य करती रहे। ठीक है, तो चुनाव हो गया। जैसे कि हम जानते हैं कि चुनाव जो हमारा है वो हर 5 साल में कराया जाता है। ठीक है, और प्रतिनिधित्व का हमारा सीधा सा अर्थ हो जाएगा, हमारे लिए जो प्रतिनिधित्व करते हैं उनको हम प्रतिनिधित्व बोलते हैं, यानी कि हमारा नेता में हमारा क्या होता है, सांसद हो जाएंगे, विधायक हो जाएंगे, और हमारे स्थानीय सरकार में जैसे हो जाते हैं मुखिया हो जाएगा, या फिर हमारा निगम पार्षद हो जाएंगे। ये क्या है, ये हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, तो इसी से संबंधित आज हम 11वीं क्लास के जो एमसीक्यू है, जैसे कि सबको पता है कि हमारा जो पेपर आने वाला है एमसीक्यू आने वाले, तो इसमें हम डायरेक्ट क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका समय बचे और आप सही समय पर सही तैयारी कर सके, यानी कि आपका टाइम बच सकता है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पहले सवाल की ओर पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अध्याय के में चुनाव प्रणाली का वर्णन किया गया, यानी कि भारतीय संविधान जो हमारा है उसमें किस भाग में या किस पार्ट के अंदर चुनाव की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए रखा गया, यानी कि चुनाव की व्यवस्था किस अध्याय में दिया गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा 15वें अध्याय में। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था, यानी कि भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 1950 में। ठीक है, 1950 में। आम चुनाव किसे कहते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि आम चुनाव होता क्या है। आम चुनाव का मतलब होता है जो निश्चित समय में एक बार चुनाव कराया जाता है। ठीक है, जैसे कि हम सब जानते हैं कि 5 साल में चुनाव कराए जाते हैं, उसको हम आम चुनाव कहते हैं। जैसे कि हमारा संसदीय चुनाव हो जाएगा, विधानसभा का चुनाव हो जाएगा, तो ये क्या हर 5 साल में कराया जाता है। तो सीधा सा अर्थ इसका हो जाएगा, हर 5 साल में जो चुनाव कराए जाते हैं उसको आम चुनाव कहते हैं। चौथे सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा 18 वर्ष आयु वाले यानी कि वोट देने के लिए निर्धारित किया था, यानी कि किस संविधान संशोधन के द्वारा हमारा जो 18 वर्ष की आयु के व्यक्ति वोट देते हैं, जिसका निर्धारण हमारा 61वें संविधान संशोधन के द्वारा निर्धारित किया गया था। दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत में चुनाव प्रचार के लिए कितना समय दिया जाता है, यानी कि हम सब जानते हैं जो हमारा नेता मंत्री होते हैं या विधायक होते हैं वो जनता के पास जाते हैं और वोट मांगने के लिए जाते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं, प्रचार करते हैं, पर्चे छपवाते हैं, घर घर जाके लोगों से मिलते हैं, तो उसको जो समय दिया जाता है वो हमारा हो जाएगा 14 दिन के लिए समय दिया जाता है। ठीक है, अगले सवाल के बढ़ते हैं। लोकसभा के लिए चुनाव में एक प्रत्याशी कितना धन खर्च कर सकता है, यानी कि हम सब जानते हैं कि जब चुनाव का प्रचार कराया जाता है तो उसमें धन का प्रयोग किया जाता है, यानी कि पैसे की जरूरत पड़ती है, प्रचार करने के लिए वाहन की जरूरत पड़ती है, उसमें जो लोग होते हैं शामिल उनको भी पैसा या खर्च करने के लिए दिया जाता है। तो ये हमारा निर्वाचन आयोग जो है, हमारा चुनाव आयोग है, उसको निर्धारण कर दिया गया है कि अगर हमें चुनाव कराना है तो उसके लिए एक निश्चित धनराशि का आवंटन या फिर निर्धारण किया गया है। तो हमारा हो जाएगा 70 लाख रुपया, यानी कि लोकसभा के चुनाव, जैसे कि हम जानते हैं लोकसभा जो होता है हमारा देश का प्रतिनिधित्व करता है, तो इसमें सबसे ज्यादा पैसा भी खर्च होता है, यानी कि 70 लाख रुपया। जैसे कि हम जानते हैं 10 लाख की आबादी पर एक हमारा संसद क्षेत्र होता था, यानी कि संसदीय क्षेत्र होता है, तो इसके लिए धन की खर्चा जो होगा हमारा वो 70 लाख रुपए होंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। विधानसभा के लिए एक प्रत्याशी कितना धन खर्च कर सकता है, यानी कि जो विधायक होता है हमारे क्षेत्र का वो कितना धन खर्च कर सकता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 28 लाख रुपए। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कब लागू किया गया था, यानी कि हम सबसे पहले जानने की कोशिश कर रहे हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होता क्या है। आपने भी 6ठी क्लास 7वीं क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होता क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा सीधा सा, यानी कि भारत की जो आबादी यानी कि जो व्यक्ति 18 साल के हैं वो और कोई भी जाति धर्म या किसी भी प्रकार से है वो वोट देने का अधिकार रखते हैं, अगर वो भारत के नागरिक है तो। ठीक है, 18 साल में जो व्यक्ति वोट देता है उसको बोलते हैं हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इसका जो लागू किया गया था यानी कि 1950 में। भारत एक ऐसा देश है कि आजादी मिलने के तुरंत बाद, यानी कि संविधान निर्माण होने के साथ साथ, यानी कि जब हमारा संविधान बनकर लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जब लागू हुआ था, तभी से ये अधिकार दे दिया गया था कि जो व्यक्ति 18 साल का होगा, यानी कि पहले 21 साल था लेकिन उसको घटाकर
18 साल कर दिया गया था, यानी कि भारत के वे सभी व्यक्ति, गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे किसी भी प्रकार से व्यक्ति हो, यानी कि उसका 18 साल आयु है तो वो वोट देने का अधिकार रखता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1950 में इसका निर्धारण किया गया था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जैसे 9वां क्वेश्चन हमारा है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं भारत का राष्ट्रपति सबसे बड़ा सर्वोच्च पद होता है और भारत का सबसे बड़ा मेन मालिक हमारा वही होता है, एक तरह से संवैधानिक मालिक जो हमारा देश का है वो राष्ट्रपति है। तो अगर आप राष्ट्रपति बनना चाहेंगे तो आपकी कम से कम उम्र जो हो 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है जी। अगले सवाल की बढ़ते हैं। राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? ठीक है, राज्यसभा हमारा क्या होता है? ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। ये राज्यसभा एक ऐसा सभा है जो कभी भंग नहीं होता। ठीक है, इसका जो चुनाव लड़ने के लिए आयु तय की गई है संविधान के द्वारा वो है हमारा 30 वर्ष। ठीक है, 11वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? लोकसभा का मतलब होता है लोगों का सभा। सबसे महत्वपूर्ण सभा जो हमारा होता है लोकसभा ही होता है। लोकसभा के जो नेता होते हैं या फिर जो विधायक होते हैं, नहीं सॉरी सांसद जो होते हैं, वो हमारा देश का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी हमारा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसके अगर आप लोकसभा का सदस्य बनना चाहते हैं तो आपकी उम्र जो होनी चाहिए 25 वर्ष होनी चाहिए। चुनाव चिन्ह का क्या महत्व है? चुनाव चिन्ह राजनीतिक दलों के लिए या हमारे जो पार्टी है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान या महत्वपूर्ण पहचान होता है। जैसे कि हम जानते हैं भारत में कई तरह के चुनाव पार्टियां हैं या चुनाव दल हैं, चुनावी दल हैं जो चुनाव लड़ते हैं अपनी सत्ता के लिए, यानी कि जनता की सेवा करने के लिए। जैसे कि हम जानते हैं भाजपा का क्या चुनाव चिन्ह है? कमल। आम आदमी का क्या चुनाव चिन्ह है? झाड़ू। कांग्रेस का क्या है? पंजा। ठीक है, बहुजन समाजवादी पार्टी का क्या है? हाथी। समाजवादी पार्टी का क्या है? साइकिल। ठीक है, राष्ट्रीय जनता दल का है। अलग अलग जो दलें होती हैं उनके अलग अलग पहचान होता है ताकि उसका प्रतिनिधित्व करे, यानी कि उसका पार्टी का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाता है? उसका चुनाव चिन्ह के द्वारा। तो इसमें चुनाव चिन्ह का क्या महत्व होता है? इसका महत्व जो है चुनाव में अनपढ़ लोगों के लिए सहायक, यानी कि जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं उन्हें आप बता दोगे कि कमल छाप पे बटन दबाना या मोहर लगाना, वो आप मोहर लगा देंगे वो। तो ये क्या है? अनपढ़ लोग जो होते हैं उनको सहायक करता है कि कौन किस पार्टी को हमें वोट देना है या किस चुनाव चिन्ह का वोट हमें देना है। तो इसमें क्या होता है हमारा अनपढ़ लोग जो होते हैं उनके लिए सहायक है। अब अगले सवाल की बढ़ते हैं, 13वें सवाल की ओर। उपराष्ट्रपति के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? अगर हम जैसे कि जानते हैं सभी चीज का 2 चीजें होती है, यानी कि राष्ट्रपति के नीचे उपराष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो इसके लिए हमारी उम्र जो होनी चाहिए वो 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, उपराष्ट्रपति का कार्य क्या होता है? जब राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्य करता है। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चुनाव घोषणा पत्र कौन जारी करता है? ये हमारा हो जाएगा आंसर राजनीतिक दल। ठीक है, चुनाव घोषणा पत्र क्या होता है? हमने बहुत बार आपने सुना होगा कि आज ये पार्टी चुनाव घोषणा पत्र जारी करने वाली है, एजेंडा। ठीक है, ये सब क्या होता है? जो हमारे राजनीतिक दल होते हैं वो क्या क्या कार्य करेंगे आने वाले समय में जब वो चुनाव जीतेंगे और क्या क्या काम करा वो भी साथ साथ में वो बताते हैं। तो ये घोषणा पत्र जो है चुनाव घोषणा पत्र, तो ये जारी करने वाला है हमारा राजनीतिक दल। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य में सबसे पहले मतदाता पहचान पत्र का प्रयोग किया गया था? यानी कि जब हम वोट डालने जाते हैं तो हमारे पास एक आईडी कार्ड होता है। ठीक है, उस आईडी कार्ड को जारी करने वाला पहला जो राज्य होगा हमारा वो हमारा है हरियाणा। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चुनाव बूथ के लिए रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, रिटर्निंग ऑफिसर वो होते हैं जो चुनाव कराते समय उनका देखभाल करते हैं या उसके हैंडल करने वाले व्यक्ति होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि कई बार सरकारी स्कूल के अध्यापक को वहां पर बनाया जाता है, ऑफिसर बनाया जाता है, चुनाव में भेज दिया जाता है, तो उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है कि किस प्रकार से उन्हें वोट डलवाना है, उनकी जिम्मेवारी होती है। तो इसकी जो नियुक्ति की जाती है वो जिला चुनाव अधिकारी जो होता है हमारा, उसके द्वारा इसका नियुक्ति किया जाता है। ठीक है, अब अगले सवाल पे बढ़ते हैं। मतदान के समय उंगलियों पर स्याही का प्रयोग क्यों किया जाता है? आपने कभी वोट दिया होगा या आप देखे होंगे कई बार, जब कोई व्यक्ति वोट डालने जाता है तो उसके क्या होते हैं, हाथ पे या उंगली पे स्याही लगाया जाता है। ठीक है, ताकि इसलिए लगाया जाता है ताकि वो व्यक्ति जो है दोबारा वोट डाल ना सके। अगर दोबारा डालते जाएगा वहां पर जाकर अगर व्यक्ति जाएंगे
तो चुनाव कभी खत्म भी नहीं होगा और टाइम की बर्बादी होगी, और साथ में क्या होगा, सही तरह से चुनाव, निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा। 17वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारतीय चुनाव आयोग में कितने सदस्य होते हैं? यानी कि भारतीय चुनाव आयोग हमारी एक संस्था है, उसके जो मुख्य जो होते हैं वो उसमें कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें हो जाएगा हमारा 3, यानी कि पहला जो होगा हमारा मुख्य चुनाव आयुक्त और दूसरा 2 अन्य सदस्य, यानी टोटल 3 होते हैं। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य सदस्यों की अवधि क्या होती है? यानी कि जो इन संवैधानिक पद पे बैठे होते हैं, यानी कि चुनाव कराने की जिम्मेदारी होती है, इनका जो पद का जो टाइम होता है, यानी कि वो कितने साल तक इसमें काम कर सकते हैं, वो 6 साल या 65 वर्ष की आयु तक, यानी कि 6 साल अगर या तो फिर 65 साल अगर पूरे हो जाएंगे तो उसका रिटायरमेंट हो जाता है। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चुनाव कराने की जिम्मेदारी किस संस्था की होती है? यानी कि देश में चुनाव व्यवस्था जो है उसको चुनाव कराने की जिम्मेदारी किस संस्था की है? तो हमारा हो जाएगा चुनाव आयोग की। ठीक है, जिसका मुख्यालय कहां पर हमारा नई दिल्ली में है। ठीक है, राजनीतिक दलों को मान्यता कौन प्रदान करता है? यानी कि अगर आप पार्टी बनाना चाहते हैं या अगर आप राजनीतिक पार्टी बनाना चाहते हैं या चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपके पास एक पार्टी होना चाहिए, यानी कि पार्टी का नाम। ठीक है, इसकी मान्यता जो आपको मिलेगा वो हमारा चुनाव आयोग निर्धारित करता है। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कौन सी सीटें आरक्षित होगी, इसका निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? यानी कि कौन सी सीटें आरक्षित होगी, इसका निर्धारण जो हमारा है वो भी हमारा कौन करता है? परिसीमन आयोग। ठीक है, यानी कि आज हम जानते हैं कि कई क्षेत्र होते हैं, एससी क्षेत्र होता है, एससी होता है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये सीटें जो आरक्षित की जाती है इसका जो निर्धारण है वो परिसीमन आयोग, इसका गठन जो किया जाता है वो हमारा राष्ट्रपति के। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि हम जानते हैं परिसीमन आयोग का जो कार्य होता है वो सीमा का निर्धारण होता है, यानी कि कौन से सीटें कितनी होगी, किस राज्य में सीटें की संख्या कितनी होगी, कितने सीटें में एक निर्वाचन क्षेत्र आएगा, ठीक है, कौन से क्षेत्र में कितना विधानसभा आएगा, इसका जो निर्माण या निर्धारण जो किया जाता है वो परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है। इसका जो गठन या निर्माण जो होता है हमारा वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से कौन हटा सकता है? ठीक है, यानी कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं हमारा जो चुनाव कराते हैं उनको पद से हटा कौन सकता है? किसको पावर दिया गया? तो ये हमारा पावर जो हो जाएगा हमारा राष्ट्रपति को दिया गया। ठीक है, अगले सवाल में बढ़ते हैं। चुनाव याचिका की सुनवाई कौन करता है? कई बार क्या होता है कि राजनीतिक दल या चुनाव आयोग के बीच कई मतभेद हो जाते हैं, तो इसका जो चुनाव या सुनवाई जो होता है वो डायरेक्ट हमारा सर्वोच्च न्यायालय या राज्य के उच्च न्यायालय में किया जाता है, यानी कि निचले अदालत पे नहीं की जाती है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, ये दोनों कोर्ट में इसका सुनवाई चलेगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? कई बार ये सवाल आप अगर कंपटीशन के एग्जाम करेंगे या फिर कोई नॉर्मल एग्जाम देते हैं, अगर आपके पेपर में भी आ सकते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा जो प्रथम चुनाव आयुक्त नियुक्त किए थे वो हमारे सुकुमार सेन थे। ठीक है, अगले सवाल के बढ़ते हैं। भारत के वर्तमान निर्वाचन आयोग कौन है? यानी कि भारत में वर्तमान निर्वाचन आयोग हमारा है, उनका नाम है सुनील चंद्रा। ठीक है, ये कितने? ये 24वें चुनाव आयुक्त बने हैं। ठीक है, 2021 में इसको बनाया गया है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको 2-4 बार आप देखते रहेंगे तो आपको ये जितने क्वेश्चन दिए गए आपको याद हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही आपको जानकारी मिलते रहे, ताकि आप अपने पेपर में बेहतर कर सकते हैं। धन्यवाद।